मैं भारत असीम संभावनाओं का, मैं भारत अथाह विश्वास का, मैं भारत सुख और समृद्धि का, मैं भारत करोड़ों लोगों की नई उम्मीदों का। आप सुन रहे हैं मैं भारत, मेरी कहानी मेरी जुबानी अभय के साथ। जैसा कि मैं आप सबको बता ही रहा था, सारा दृष्टिकोण चेतना का है। जिन लोगों ने मेरा डे 1 का वीडियो नहीं देखा, प्लीज देख लीजिए। मेरे आगे की सारी बातें आपको तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, अन्यथा आपको आज की बातें आधी अधूरी सी लगेंगी। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आगे की बात आप तब सुनिए, डे 1 का वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। जैसे कि आप सबको कल बताया ही था, वैदिक काल से ही आज के भारत बनने की नींव पड़ी। वैदिक काल में सबके चेतना का स्तर समान था। इसके फलस्वरूप बाहर भी लगभग सब समान ही था। सामाजिक संरचना एकदम समान थी, ना ही लिंग का भेद था, ना ही आर्थिक भेद था, ना ही व्यक्तियों के ऊंचे और नीचे होने का कोई भेद था। उस समय महिलाओं की स्थिति की बात करें तो एक शर्मा देवी नामक का वर्णन आता है। शर्मा नाम की एक महिला थी, वह अत्यंत निर्भीकता से इंद्रदूती बनकर हड़प्पा सभ्यता को एक छोटा सा कबीले में गई थी। तब सभ्यता छुटपुट मात्रा में कहीं कहीं रह गई थी। ध्यान देने योग्य बात है, कोई भी सभ्यता ना ही एकदम से पनपती है और ना ही एकदम से उजड़ती है। तो वह हड़प्पा सभ्यता में इंद्रदूती बनकर गई थी और वहां पर उसने अपने अभिनय से उन लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर लिया था। उन दिनों स्त्रियों की एक विशेषाधिकार था, या कहें या एकदम सामान्य घटना होनी चाहिए। तब भी और आज भी स्त्रियों का अपना वर चुनने का अधिकार था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। यहाँ मैं एक विशेष बात बता दूं, चेतना सबकी समान होती है। बुद्धि का विकास कम या ज्यादा हो सकता है। उन दिनों बुद्धि का विकास इतना नहीं था। यह इसे और आसानी से समझा जाए तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मतलब जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, बुद्धि का स्वरूप भी बढ़ता गया, बुद्धि भी बढ़ती गई। अब उन दिनों पूर्ण सामाजिक संरचना को समझ लेते हैं। समाज ही आत्मा होती है किसी भी देश या समुदाय की। तो उस समय हम सामाजिक संरचना को अच्छे से समझते हैं। उन दिनों अर्थव्यवस्था भरण पोषण की थी, मानो दैनिक अर्थव्यवस्था थी। शब्द शैंदो भौगोलिक क्षेत्र संसाधन का अभाव था। तब तक लोहे की खोज तो हुई नहीं थी, इससे ज्यादा कुछ संभव ही ना था। आर्यों के लोगों को आर्यवर्त में चारों तरफ हरियाली, पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा था। भटकने के स्थान पर अस्थायी निवास का उदय होने लगा था, जिसे कबीलाई व्यवस्था कहा गया। मनुष्यों के लिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में फल थे। पत्थरों की सहायता से जानवरों का शिकार कर ही लिया करते थे। हालांकि खेती की भी जानकारी थी। वर्षा ऋतु में जब जमीन मुलायम हो जाया करती थी, नाम मात्र अनाज उगा लिया करते थे। खेती इतनी विकसित नहीं थी, वर्ष में केवल एक ही बार खेती हुआ करती थी। वस्त्र भी उनके मामूली से थे। वस्त्र भी रेशे और जानवर के खाल से बना लिया करते थे। श्रृंगार के लिए सीप और इन सब का वो महिलाएं प्रयोग करती थी, और श्रृंगार उस समय पुरुष भी किया करते थे। साहित्य की बात करें तो साहित्य समाज का आईना होता है। तो साहित्य के नाम पर चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। आरंभ में तो संस्कृत भाषा बोली गई, फिर चिन्हों के साथ साथ अक्षरों का भी ज्ञान आ गया, लेकिन फिर उसका व्याकरण भी समय के साथ प्रचलन में आने लगे हाथ में आपको भाषा का विज्ञान समझा देता हूँ। भाषा और श्वासों का मानो संगम है। हर भाषा या ध्वनि श्वास से निकलती है। जो संस्कृत है वह नाभि से होते हुए मस्तिष्क तक जाकर तब मुख से निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लंबी सांसें लेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। अंग्रेजी भाषा आलसी है, ये कंठ से होते हुए मुख से बाहर आती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो अंग्रेजी बोलते हैं वही बीमार होते हैं। उन्हीं का पेट निकला रहता है, और जब पेट में समस्या आएंगी तो बीमारी घेरेंगे। इसका एक तार्किक अर्थ मैं बताता हूँ। आप कोई भी मंत्र उच्चारण करिए संस्कृत भाषा में, जब आप संस्कृत भाषा में मंत्र उच्चारण करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो सांस है नाभि से लेकर मस्तिष्क तक जाएगी और फिर वो ध्वनि बाहर निकलेगी। तो इसका पूरा मतलब कि एक वैज्ञानिक तर्क था। अगर और अंग्रेजी भाषा कंठ से वो होते हुए केवल मुख से निकल जाती है। जब वो मुख से निकल जाती है तो
पेट का कोई एक्सरसाइज होता नहीं है, पेट ऊपर नीचे बार बार अंदर बाहर नहीं होता है। तो पेट निकलेगा तो फिर वही बीमारियों का एक प्रकार का संग्रह लेकर आता है, और बीपी, शुगर इन्हीं से होता है। पहले का जो था, हमारी भाषा ही, अगर आप शुद्ध संस्कृत का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे तो आप का पेट बार बार अंदर बाहर होगा। तो ये ऊर्जा का एक प्रकार का बहाव होता था। यहाँ की जलवायु भी तो गर्म है, या हम कह सकते हैं यह गर्म प्रदेश है। आपको अपनी ऊर्जा हमेशा गति देनी पड़ेगी, और ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अधिक दीर्घ आयु तक रहेंगे। पहले के लोग तभी ज़्यादा लंबे समय तक जीते थे। अगर आप गहराई में जाओ तो वायु और पानी भौगोलिक परिस्थितियों का अनुरूप बदलती है। कहा भी गया है 2 कोस पर पानी और 4 कोस में वायु। अतः हमारे पूर्वजों से हम लोग हमेशा सुनते भी आए, हमेशा समझते भी आए। हमारे पूर्वज हमेशा कहते हैं 2 कोस जाओगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा, और थोड़ा आगे जाओगे तो वाणी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता था, क्योंकि तो वो भौगोलिक, वाणी भी एक भौगोलिक कार्यशैली थी। इतना सटीक अध्ययन भारत के ऋषि और मुनि तब करके चले गए थे। गर्व करो मैं भारतीय हूँ। अब बात करते हैं धर्म की। तब धर्म का अर्थ सभ्यता से था। अब सबको तो हर चीज वैज्ञानिक तर्कों से समझाई तो जा नहीं सकती थी। उन्हीं रीतियों को अनुशासित करने के लिए, या कहें कि उनको धर्म को इतना महत्व इसलिए दिया गया ताकि उन रीतियों को अनुशासित कर लिया जाए। उन रीतियों को धर्म में डालकर और लोगों को ये बता दिया जाए कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। और ये भी कहा जाता था ये मेरे वाक्य नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य हैं, मतलब कि ईश्वर के भी वाक्य हैं, तो आपको इन्हें फॉलो करना ही होगा, आपको इन्हें निभाना ही होगा। तब धर्म का आशय सिर्फ और सिर्फ शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि था। धर्म लोक कल्याण हेतु था। आज धर्म मात्र और मात्र अहंकार का विषय बनकर रह गया। बेशक इंद्र की पूजा तब की जाती थी, उसका भाव मात्र आभार प्रकट करना था। अब आज भी यह कह पाना मुश्किल है इंद्र आर्यों का प्रमुख था या फिर कोई काल्पनिक चरित्र। ईरानियों ने जरातुष्टी सुधारों के बाद इंद्र को कोई असुर या दानव घोषित कर दिया था। सूर्य और अग्नि प्रमुख देवता थे। अब ध्यान देने योग्य बात है, उन दिनों का जीवन इन्हीं 3 देवताओं के इर्द गिर्द था। वर्षा की जरूरत थी तो इंद्र को आभार प्रकट किया जाता था। तब तक जल चक्र का ज्ञान नहीं था। वर्षा के लिए आभार प्रकट करना था। सूर्य की उपासना की जाती थी, और ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है वह गायत्री मंत्र और सूर्य की उपासना ही तो बताता है। और अग्नि का क्या कहना, अग्नि और पहिए की खोज से ही तो सभ्यता ने क्रांति ला दी। अग्नि को आभार प्रकट करने के लिए अग्नि देवता को होम या यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया जाता था। अब सारा खेल जल, अग्नि और ऊर्जा का था। कला की बात करें, मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, तांबा प्रचलन में आ ही गया था, इसीलिए इन दोनों धातुओं को मिट्टी को पवित्र कहा गया और धातु में तांबा को सबसे ज्यादा पवित्र कहा गया। कुल मिलाकर ग्राम बनने ही लगे थे। जब 2 ग्राम के मध्य युद्ध होता था तो उसे संग्राम कहा गया। ग्राम का विस्तार अश्वमेध की घटना से होता था। एक अश्वमेध की घटना भी ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। पहले ग्राम का विस्तार घोड़े से होता था, अतः यज्ञ करके घोड़ा स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वहीं वहीं ध्वजा गाड़कर वह क्षेत्र उस ग्राम के अधीन कर लिया जाता था। जैसे जैसे ग्राम अस्तित्व में आया तो राजनीतिक भी अस्तित्व में आया। ग्राम का एक मुखिया निर्वाचन प्रक्रिया अतः ग्राम की सभा मत देकर ही चुनती थी। वही मुखिया उन ग्राम के योग्यता के अनुरूप कार्य बांट दिया करता था, और या कहें कि जिनकी जो योग्यता थी उन्हें वो काम बता दिया करता था। उन दिनों जो पुरुष अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे उसे हम जुआ कह सकते हैं। जुआ यानी गैम्बलिंग, वो उसका प्रयोग करते थे। यह सभ्यता ऐसे ही 1000 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। तब लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने सभ्यता
में मानो विस्तार ला दी। लोहे की खोज के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ में मिलता है। यह भी इतिहासकारों का शोधने का विषय है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत कैसे आया, नदियों के माध्यम से या मवेशियों के ढूंढते ढूंढते पैदल भी आ सकता है। मुझे नदी वाला रास्ता ज्यादा सुगम लग रहा है, जैसे आज आप गंगा विलास या नदी क्रूज को देख रहे हैं। कुल मिलाकर लोहे की खोज मानव क्रांति में जान ला दी। अब हम अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, जहां वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था अपनाई गई। आज के लिए यही वर्ण व्यवस्था अभिशाप हो गई। उत्तर वैदिक काल में ही 3 अन्य वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख भी है। सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर विशिष्ट को पुरोहित बना दिया गया। हालांकि ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र ही माने जाते हैं। आगे मुझे और अधिक समझने के लिए मेरा डे 3 देखिएगा, जिनमें भारत की परंपराओं को और अधिक नाटकीय ढंग से समझाएंगे, साक्ष्यों के साथ। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की भी रचनाएं हुई। अब हम उत्तर वैदिक की बात उत्तर वैदिक काल में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है उस कमेंट भी करिए। और जी आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करिए, और जो भी त्रुटि हो या मैंने जो भी गलत कहा हो तो आप ज़रूर मुझे सही करिए और मुझे बताइए। जी धन्यवाद।